देखिए एंडोक्राइन सिस्टम में ये मैं आखिरी वीडियो कर रहा हूँ। इसमें मैं गोनैड्स के हार्मोन्स के बारे में आपको बताऊंगा। अपनी एनसीईआरटी देखिए 22.2.9, 22.2.10, 22.3 किडनी, हार्ट और जीआईटी के और मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, देन द चैप्टर इज फिनिश्ड। तो देखिए बड़े ध्यान से इधर समझिए। आप जानते हैं कि आप प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे तो मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी। तो देखिए टेस्ट दोनों स्टीरॉइड्स प्रोड्यूस करते हैं। सो एड्रिनल कॉर्टेक्स के अलावा केवल गोनैड्स वो ग्लैंड्स हैं आपकी बॉडी के जो स्टीरॉयड हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। एक तो ये आप क्वेश्चन समझ लीजिए, यहां से प्रोड्यूस होता है एंड्रोजन और मेन एंड्रोजन है टेस्टोस्टेरोन। आप सब जानते हैं कि LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोड्यूस होता है वो एक्ट करता है इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिग पर जो टेस्टिस में है, और फिर वो प्रोड्यूस करता है एंड्रोजन, और मेन एंड्रोजन जैसा हमने कहा कौन है, टेस्टोस्टेरोन। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है एंट्रेंस का, ये आपको समझ में आ गया। सो ये तो फंक्शन हो गया किसमें, मेल्स में LH का। LH स्टिमुलेट करता है लेडिक सेल्स को, लेडिक सेल्स प्रोड्यूस करते हैं एंड्रोजन, मेन एंड्रोजन कौन है, टेस्टोस्टेरोन। FSH एक्ट करता है सर्टोली सेल्स पर, और सर्टोली सेल्स प्रोड्यूस करते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो ध्यान दीजिए क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। और इस एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन की वजह से टेस्टोस्टेरोन इकट्ठा होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, और फिर वहां पर वो इफेक्टिवली स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट कर पाता है। तो फिर समझ लीजिए FSH का मेल्स में फंक्शन एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स रिलीज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन लीड टू the build up of testosterone within the seminiferous tubule, and then the testosterone is able to regulate the process of spermatogenesis better। ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज ये याद रखिएगा कि टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट एंड regulation of secondary sexual characters. So secondary sexual characters in males. So secondary sexual characters males में टेस्टोस्टेरोन का काम है। इसके अलावा अभी हमने देखा कि द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म विच इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस, दिस इज द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई टेस्टिस को लेकर के। अब देखिए जब हम ओवरी की बात करें तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल्स में ओवरी है, एक तो गैमेट बनाती है ओवम, और दूसरा वो हार्मोन बनाती है जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करता है फीमेल्स में, उसे कहते हैं ईस्ट्रोजन। तो देखिए फॉलिकल जो बेसिकली ओवरी है ये दो तरह के हार्मोन्स बनाती है, एक को आप कहेंगे ईस्ट्रोजन और एक को आप कहेंगे प्रोजेस्टेरॉन। तो पहले एक बार एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स देख लेते हैं। LH का काम फीमेल्स में आपको याद है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ओव्यूलेशन से जस्ट पहले LH सर्ज, और इसकी वजह से ओव्यूलेशन होता है, रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ये बेसिक फंक्शन किसका है, LH का, और LH मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम को। सो LH मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम को, ये दो फंक्शन। फीमेल्स में FSH का काम बहुत आसान है, फॉलिकल की ग्रोथ को शुरू कराने का काम कौन करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो आई होप दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजीली अंडरस्टूड, द बेसिक फंक्शन ऑफ LH एंड FSH इन फीमेल्स। ये बात आपको समझ में आ गई। अब आप ये देखिए कि फीमेल्स में जो ईस्ट्रोजन है वो पहले तो फॉलिकल क्या करेंगे, प्रोड्यूस। तो ये कौन करेंगे, फॉलिकल्स प्रोड्यूस करेंगे, और बाद में इसको कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस करेगा। प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस ल्यूटियम बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है। सो कॉर्पस ल्यूटियम एक्चुअली ज्यादा क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन कम करता है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। सो दैट मींस कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन। इसके अलावा ये देखिए कि बाद में प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करेगा प्लासेंटा अगर प्रेगनेंसी हो गई, इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। अब अगर हम ईस्ट्रोजन की बात करें तो देखिए ऐसे लिखा है ईस्ट्राडायोल,
ये मेन ईस्ट्रोजन है फीमेल में। सो इसका काम जैसा मैंने अभी आपको बताया, डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ये काम किसका है? ईस्ट्रोजन का। ईस्ट्रोजन की वजह से ही, बड़े ध्यान से मेरी बात समझिए, एलएच सर्ज होता है, एलएच सर्ज होता है। दूसरी चीज, ईस्ट्रोजन रीजनरेट्स एंडोमेट्रियम थ्रू प्रोलिफरेशन से इसको रीजनरेट करते हैं। सो ये भी बात आपकी समझ में आ गई कि ईस्ट्रोजन एक्चुअली क्या काम करता है। प्रोजेस्टेरॉन हमने जैसा आपको बताया प्रेगनेंसी हार्मोन है, सो दैट मीन्स दिस इज अ प्रेगनेंसी हार्मोन, और प्रेगनेंसी हार्मोन की वजह से इसका फेवरेबल इफेक्ट है बेसिकली एंडोमेट्रियम पर, और एंडोमेट्रियम को हेल्दी रखता है और इस पर इम्प्लांटेशन होता है फीटस का। सो बहुत सारे काम है प्रोजेस्टेरॉन के, लेकिन मेन चीज याद रखिएगा प्रेगनेंसी हार्मोन है और एंडोमेट्रियम को सिक्रीटरी और न्यूट्रिटिव बनाता है। सो ये आपको मैंने थोड़ा गोनैड्स के बारे में बताया। अब हम जब गोनैड्स का हमने काम कर लिया तो हम ये देख रहे हैं हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड जीआईटी। तो देखिए बड़े ध्यान से जल्दी देखते हैं इसको। हार्ट का जो हार्मोन है उसे कहते हैं एएनएफ या एएनपी, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड या एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। सो दिस इज द हार्मोन दैट इज एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय हार्ट। सो देखिए इसका नाम मैंने लिखा एएनएफ या एएनपी, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक, या तो मैंने कहा फैक्टर, या आप इसको क्या कह सकते हैं, पेप्टाइड। इससे आपको याद भी रहेगा कि इसका केमिकल नेचर क्या है। तो देखिए जब भी ब्लड वॉल्यूम बढ़ती है, ब्लड वॉल्यूम अगर बढ़ गई तो राइट एट्रियम, हार्ट का राइट एट्रियम, इसकी वॉल स्ट्रेच होती है और ये रिलीज करता है एएनएफ या इसे आपने क्या कहा एएनपी, और ये वेजो डायलेटर है, ये वेजो डायलेशन कॉज करता है। इसका मतलब ये अपोजिट काम करता है, इट अपोजेस रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये हमने रीनल फिजियोलॉजी में पढ़ा है। तो हमने ये कहा कि जब भी ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगी तो राइट एट्रियम की वॉल स्ट्रेच होगी, राइट एट्रियम रिलीज करेगा एएनएफ या एएनपी, इसे आपने एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर या एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड कहा। ये वेजो डायलेशन करता है और अपोज करता है रास को। याद रखिएगा दिस इज व्हाट द हार्मोन ऑफ हार्ट इज ऑल अबाउट। इसके बाद किडनी, तो देखिए किडनी प्रोड्यूस करता है इरिथ्रोपोएटिन, फिर एक पेप्टाइड हार्मोन है। तो जब भी बॉडी में हाइपोक्सिया होगा, टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी, सो टिश्यू में हमने क्या कहा कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो गया, इसे कहते हैं हाइपोक्सिया। तो ये सिग्नल पहुंचता है किडनी के पास और किडनी रिलीज करती है इरिथ्रोपोएटिन। सो ये हार्मोन कैसा हार्मोन है बच्चे? पेप्टाइड हार्मोन है, और ये स्टिमुलेट करता है बोन मैरो को। देखिए सच अ ब्यूटीफुल फिजियोलॉजी। किसको स्टिमुलेट करता है? बोन मैरो को, और बोन मैरो इंक्रीज या स्पीड अप कह सकते हैं करता है इरिथ्रोपोएसिस, और इरिथ्रोपोएसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, इस कंसेप्ट को हमने हार्ट में भी वाले चैप्टर में भी देखा है। इसीलिए हायर ऑल्टीट्यूड पे जो लोग रहते हैं, जैसे मान लीजिए रोहतांग पास के आसपास कोई लोग रहते हैं, तो उनका आरबीसी काउंट ज़्यादा होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा तो बॉडी में भी कम होगा, हाइपोक्सिया होगा तो किडनी क्या रिलीज करेगी? इरिथ्रोपोएटिन, और उनका बोन मैरो ज़्यादा क्या बनाएगा? आरबीसी, और इसीलिए इन लोगों का रंग ज़्यादा लाल होता है। सो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया। ये भी आपको समझ में आ गया कि किडनी जब फेल होती है, रीनल फेलियर, तो क्यों अनीमिया होता है और क्यों इंजेक्शन इरिथ्रोपोएटिन देना पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है ये पूरी की पूरी फिजियोलॉजी बहुत खूबसूरत, ये बेसिकली एक फ्लो चार्ट जो हमने बनाया, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड किस तरह से ये आपस में को रिलेट हो रहा है। दिस यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट इट। ये भी बात आपको समझ में आ गई। अब हम देखते हैं जो आपकी एनसीईआरटी कह रही है जीआईटी। जीआईटी कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करता है? सो हार्मोन्स ऑफ गैस्ट्रो
गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। 4 हार्मोन्स मैं आपको बताऊंगा। पहला है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करता है स्टमक, और स्टमक में प्रोड्यूस करता है पायलोरिक ग्लैंड्स, और पायलोरिक ग्लैंड्स के सिक्रीट करते हैं जी सेल्स। याद रखिए गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन तब सिक्रीट होता है अगर स्टमक डिस्टेंड हो जाए, फूल जाए, पानी उसमें अगर मान लीजिए खाना भर गया है तो वो डिस्टेंड हो गया, तब ये करेगा। दूसरा, अगर खाने में अमीनो एसिड्स हैं, तो आपने खाना खाया, आपका स्टमक डिस्टेंड हो रहा है, खाने में अमीनो एसिड है, तो स्टमक की म्यूकोजा क्या सिक्रीट करेगी? गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन के 2 काम है। एक तो स्टमक की मोटिलिटी को इंक्रीज करता है, पेरिस्टाल्सिस इंक्रीज करेगा ताकि स्टमक जल्दी खाली हो। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम यह है कि यह स्टिमुलेट करता है, बड़े ध्यान से देखिएगा, यह स्टिमुलेट करता है इन सेल्स को। मैं एनसीईआरटी के बाहर जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, एंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स को यह स्टिमुलेट करता है। एंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स, एंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स रिलीज करते हैं हिस्टामिन, और हिस्टामिन फिर स्टिमुलेट करता है इन सेल्स को, ऑक्जेंटिक सेल्स को, और इनको ज्यादा कॉमनली मोस्ट लाइकली आपसे एग्जाम में ये नाम पूछा जाएगा, पैराइटल सेल्स को, और ये इंक्रीज करता है HCl प्रोडक्शन। तो गैस्ट्रिन के 2 फंक्शन देखिए। पहला फंक्शन आप ये समझिए कि स्टमक की मोटिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, और दूसरा फंक्शन आप ये समझिए कि ये HCl बढ़वा रहा है। सो ये बात ध्यान दीजिए, एक फंक्शन ये रहा और एक फंक्शन ये रहा। किसका? गैस्ट्रिन का। क्यों रिलीज हुआ, कहां से रिलीज हुआ, काम क्या है? तो देखिए, स्टमक में जो खाना पेस्ट लाइक ग्राइंड कर देते हैं और उसमें गैस्ट्रिक सिक्रीशन मिला देते हैं, उसे आप कहते हैं काइम। और फिर यहां पर एक पायलोरिक स्फिंक्टर है, इसके थ्रू थोड़ा थोड़ा काइम ड्यूडनम में आता है। अब ये जो काइम किस तरह का है उस पर डिपेंड करता है कि ड्यूडनम की म्यूकोजा क्या हार्मोन सिक्रीट करेगी। तो मैं 2-3 हार्मोन आपको और बता रहा हूं, तो ये तब वो तब रिलीज होंगे, डिपेंड करता है इस चीज पे कि जो काइम स्टमक से किस में आ रहा है, ड्यूडनम में, उसका नेचर कैसा है। सो लेट अस लुक एट द अदर 3 हार्मोन्स ऑफ GIT। तो ध्यान देते हैं, अगले 3 तरह के जो हार्मोन्स आपकी एनसीईआरटी में लिखे हैं, इधर देखिए। ये जो काइम है ये ड्यूडनम में आया। अब हम ये कह रहे हैं कि ये काइम फैट रिच है, ये काइम फैट रिच है। तो ड्यूडनम की म्यूकोजा, तो सबसे अंदर की लेयर को क्या कहते हैं? म्यूकोजा। 2 हार्मोन सिक्रीट करती है, एक को आप कहते हैं गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, और ये स्टमक की मोटिलिटी को कम करता है, स्टमक की मोटिलिटी और सिक्रीशन दोनों को कम करता है। ये एक एंटेरोगेस्टेरॉन है। शब्द देखिए क्या है? एंटेरोगेस्ट्रॉन। इंटेस्टाइन से प्रोड्यूस होने वाला, एंटेरो शब्द इंटेस्टाइन का है, गैस्ट्रॉन स्टमक के लिए, स्टमक पे एक्ट करके उसके फंक्शंस को कम करने वाली चीज को एंटेरोगेस्ट्रॉन कहते हैं। तो GIP एक एंटेरोगेस्ट्रॉन है। फैट रिच काइम की वजह से ये और प्रोड्यूस कर सकता है कोलेसिस्टोकाइनिन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोलेसिस्टोकाइनिन, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। कोलेसिस्टोकाइनिन के 3 काम हैं। एक, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, इट कॉन्ट्रैक्ट्स गॉल ब्लैडर ताकि वहां से बाइल आ जाए। आप जानते हैं बाइल जो है फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करेगा। दूसरा, ये स्टिमुलेट करता है पैंक्रियास को, और पैंक्रियास से आ जाते हैं एंजाइम्स। ध्यान दीजिए, तीसरा, इस एंजाइम्स में लाइपेस होगा जो फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करेगा। तीसरा, ये भी एंटेरोगेस्टेरॉन है, इसका मतलब ये भी स्टमक की मोटिलिटी को कम करता है। अब अगर देखिए, ये जो काइम है ये एसिड रिच है। अगर ये काइम एसिड रिच है तो ड्यूडनल म्यूकोजा सिक्रीट करेगी एक हार्मोन, ध्यान देना नाम इसका सीक्रेटिन। बहुत बच्चे से सीक्रेशन बोल देते हैं, क्या नाम है इसका? सीक्रेटिन। और सीक्रेटिन एक्ट करता है पैंक्रियास पर, पैंक्रियास से आता है बाइकार्बोनेट ताकि इस एसिड को न्यूट्रलाइज किया जा सके। और दूसरा, ये भी एंटेरोगेस्टेरॉन है। तो आपके पास 3 एंटेरोगेस्टेरॉन हो गए, आपके पास सीक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन और GIP, तीनों एंटेरोगेस्टेरॉन है। तो मैं एक बार आपको समझा देता हूं इसको। तो ये जो काइम है जब ड्यूडनम में आया तो अगर फैट रिच है
तो ड्यूडनल म्यूकोजा या तो जीआईपी या कोलेसिस्टोकाइनिन रिलीज करेगी। ये जीआईपी जैसा हमने कहा प्योर रूप से क्या है, एक एंटेरोगेस्ट्रॉन है। कोलेसिस्टोकाइनिन के कई काम है, कॉन्ट्रैक्ट करता है गॉल ब्लैडर को, आप जानते हैं गॉल ब्लैडर स्टोर और कंसंट्रेट करता है बाइल को, बाइल पहुंच जाएगा ड्यूडनम में ताकि फैट का डाइजेशन आसान हो सके, पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करें ताकि वहां से एंजाइम आएंगे तो उस एंजाइम में लाइपेज होगा, और इसी तरह से ये भी एंटेरोगेस्ट्रॉन है। अगर हम बात करेंगे एसिड रिच काइन की तो सीक्रेटिन पैंक्रियाज से बाइकार्बोनेट लेके आता है और ये भी क्या है, एंटेरोगेस्ट्रॉन है। सो ये आपको जीआईटी के चारों हार्मोन्स मैंने आपको बता दिए। अब जो लास्ट पार्ट है इस वीडियो का, उसमें हम देखेंगे ये मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, इट इज सच एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मेरे हिसाब से इट इज वन ऑफ द मोस्ट लाइकली क्वेश्चन दैट विल बी आस्क्ड इन द नीट। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको। सो इट विल टेक अनदर 5-6 मिनट्स, थोड़ा ध्यान दीजिए और देखिए। इसको समझने के लिए हम हार्मोन्स का केमिकल नेचर देख रहे हैं। तो हमने कहा था कि हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर है, तो हम ये देख रहे हैं कि हार्मोन क्या क्या केमिकल हो सकते हैं। पहला हमने कहा कि ये पेप्टाइड्स हो सकते हैं, आप हो सकता है इनको प्रोटीन्स भी लिखा हो। सो हमने क्या कहा, या तो पेप्टाइड्स हैं या प्रोटीन्स हैं। ज्यादातर हार्मोन्स, इंसुलिन, ग्लूकागन, एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स, एडीएच, ऑक्सीटोसिन। एक्चुअली मुझे इसकी लिस्ट नहीं बनानी चाहिए, मुझे बाकी की लिस्ट बनानी चाहिए, जो बच जाएंगे वो इसमें आ जाएंगे। तो देखिए, या तो इनका एक केमिकल नेचर, लेट मी टेक द पेन ऑफ अ डिफरेंट कलर एज वेल, या तो ये क्या होंगे, पेप्टाइड्स होंगे। दूसरा ध्यान दीजिए, ये हो सकते हैं आयोडोथायरोनीन्स, दे कैन बी आयोडोथायरोनीन्स। हमने बात करी थी आयोडीन प्लस टायरोसिन, और इसमें हमने कहा था T3 या T4 थायराइड हार्मोन्स। और तीसरा ग्रुप हो सकता है स्टीरॉयड्स। तीसरे ग्रुप को हम क्या कह रहे हैं, स्टीरॉयड्स। अब देखिए, ये जो स्टीरॉयड्स हैं, इनमें हमने कहा था या तो एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज करेगा, याद कीजिए, एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिजोल, DHEA या गोनैड्स। ये मैंने आपको बताया था, ये स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं। और एक और ग्रुप यहीं लिख लेते हैं क्योंकि इसके साथ फंक्शनल कैपेबिलिटी आएगी उसकी, वो अमीनेटेड है। अमीनेटेड का मतलब मॉडिफाइड अमीनो एसिड है। अगेन द अमीनो एसिड इज टायरोसिन। देखिए, ये भी टायरोसिन से बना है, लेकिन मैं टायरोसिन को अलग कर रहा हूं। इसमें आएंगे कैटेकोलामीन्स, और कैटेकोलामीन्स में हमने ये कहा था एड्रिनलीन और नॉर एड्रिनलीन। तो देखिए, इसकी क्लासिफिकेशन मैंने करी कि कितने केमिकल क्लास के हार्मोन्स हो सकते हैं। तो एक तो मैंने कहा पेप्टाइड, फिर मैंने कहा एमिनेटेड में आपने कहा कैटेकोलामीन्स, एड्रिनलीन, नॉर एड्रिनलीन। तो यहां पर कौन आ गए, एड्रिनलीन और नॉर एड्रिनलीन। फिर हमने कहा कि ये पेप्टाइड्स हो गए। फिर आयोडोथायरोनीन्स, जिसमें आयोडीन टायरोसिन से जुड़ के T3, T4, इसे थायरॉक्सिन कहते हैं। स्टीरॉयड्स आप जानते हैं कोलेस्ट्रॉल से डिराइव्ड है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि आपकी बॉडी में केवल 2 ग्लैंड्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स और गोनैड्स, स्टीरॉयड हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो पहली चीज तो आपको यह समझ में आ गई कि इनका केमिकल नेचर कैसा है। अब देखिए, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐसे है कि मैं यहां बीच में लाइन लगा रहा हूं। इस तरफ के जो हार्मोन्स हैं वो लिपिड सॉल्युबल नहीं है। इसका मतलब उनका जो रिसेप्टर है वो सेल के अंदर नहीं होगा, वो सेल के अंदर नहीं घुस सकते। उनका रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे होगा। इस तरफ वाले लिपिड सॉल्युबल है और वो सेल के अंदर घुस सकते हैं। सो इतनी बात समझा दी मैंने। तो अब आप ध्यान से देखिए कि मैं यहां इसको रब करके इन दोनों ग्रुप्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता रहा हूं, इन दोनों का। तो इन दोनों में मैंने ये कहा कि दे आर नॉट लिपिड सॉल्युबल, सो दे हैव अ सेल सरफेस रिसेप्टर। इनका रिसेप्टर सेल सरफेस पे है। तो देखिए बेटे, ये सेल मेम्ब्रेन है, डबल लेयर हो गई फॉस्फोलिपिड की, बाई लेयर। रिसेप्टर इनका बाहर है। हार्मोन आया इन दोनों में से किसी भी ग्रुप का, सेल के अंदर नहीं जा सकता, रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। और इस बाइंड करने की वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स एक्टिवेट होंगे और वो सेल के अंदर बनाएंगे व्हाट इज कॉल्ड एज अ सेकंड मैसेंजर। इसकी वजह से क्या बनेगा, सेकंड मैसेंजर। देखिए, ये सेकंड मैसेंजर तभी बनेगा जब हार्मोन आएगा।
सो दैट मींस हार्मोन सेल के अंदर नहीं आया है, वो मैसेज केवल सेल तक लेके आया है, लेकिन जब वो अपने रिसेप्टर से बाइंड किया तो इसकी वजह से सेल ने क्या बनाया, सेकंड मैसेंजर, और ये सेकंड मैसेंजर क्या करता है, एक्शन। तो ये जो दोनों ग्रुप के हार्मोन्स हैं, कौन कौन से, कैटेकोलामीन्स और दूसरा हमने कहा पेप्टाइड्स या प्रोटीन्स, ये दोनों एक्ट करते हैं थ्रू सेकंड मैसेंजर। किसके थ्रू एक्ट करते हैं, सेकंड मैसेंजर। फर्स्ट मैसेंजर हार्मोन खुद है, क्योंकि वो मैसेज यहां तक लेके आया है लेकिन सेल के अंदर नहीं ले जा पाया। और ये जो सेकंड मैसेंजर हैं कौन कौन हो सकते हैं, सो ध्यान से देखिएगा। सम इंपॉर्टेंट सेकंड मैसेंजर्स वुड बी, नंबर 1, दिस वुड बी साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, इनोसिटोल फॉस्फेट, इनोसिटोल फॉस्फेट, इसको लिखते हैं IP3, डाईएसाइल ग्लिसरॉल, डाईएसाइल ग्लिसरॉल। इसके अलावा कैल्शियम और नाइट्रिक ऑक्साइड एक गैस है। तो ध्यान दीजिए ये 3, 4, 5, 6 ये कॉमन सेकंड मैसेंजर है। इस ग्रुप के हार्मोन्स इनके थ्रू एक्ट करते हैं। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि इस ग्रुप के हार्मोन्स लिपिड सॉल्युबल नहीं है, सेल के अंदर घुस नहीं सकते, इनका रिसेप्टर सेल सरफेस पे है, ये मैसेज केवल रिसेप्टर तक लेके आते हैं। जब ये रिसेप्टर से जुड़ जाते हैं तो इसकी वजह से सेल के अंदर कोई चीज बनती है, उसे सेकंड मैसेंजर कहते हैं। और एक्शंस कौन करता है, ये सेकंड मैसेंजर करता है, जो कि इनमें से कोई हो सकता है। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो इस चैप्टर की फाइनल बात करते हैं कि जो दूसरे ग्रुप के हार्मोन्स थे हमारे, जिसमें आयोडोथायरोनिन्स और स्टीरॉयड आ गए, वो लिपिड सॉल्युबल है। इसका मतलब उनका रिसेप्टर सेल के अंदर है। अब हम लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, बड़े ध्यान से देखिए, केवल 2 मिनट में मैं इसको खत्म करूंगा। मैंने ये कहा कि हार्मोन्स कौन से, स्टीरॉयड्स और कौन से, आयोडोथायरोनिन्स, आयोडोथायरोनिन्स, इनका रिसेप्टर सेल के अंदर है। दे हैव अ इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। और फिर वहां पर हार्मोन और रिसेप्टर, जब हार्मोन अपने रिसेप्टर से जुड़ जाता है, इट बाइंड्स टू डीएनए, it binds to DNA and regulates gene expression, and regulates gene expression, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन को इन्फ्लुएंस करता है। सो स्टीरॉइड्स और आयोडोथायरोनिन्स, इनका रिसेप्टर सेल के अंदर है, इसमें सेकंड मैसेंजर जनरेट नहीं होता, ये खुद ही सेल के अंदर घुस जाते हैं अपने रिसेप्टर से बाइंड करके, फिर ये बाइंड करते हैं डीएनए को, और फिर डीएनए रेगुलेट करता है जीन एक्सप्रेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए आपकी एनसीईआरटी में मैं आपको लास्ट में ये दिखा देता हूं, ये दो देखिए बेटे, दोनों डायग्राम्स देखिए। इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो हार्मोन बाहर ही रुक गया, सेकंड मैसेंजर बन गया। इस डायग्राम को आप देखेंगे हार्मोन अंदर चला गया, इसका रिसेप्टर सेल के अंदर है, और फिर ये जाकर के डीएनए को इन्फ्लुएंस कर रहा है। सो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। सो दिस फिनिशेस दिस चैप्टर, और आप इसको करिए बहुत ढंग से। अब मैं क्या करूंगा कि आपको नर्वस सिस्टम के 1-2 दिन में मैं क्या करता हूं, कुछ एक पेपर डालूंगा, और उस पेपर को आप करेंगे, और उस पेपर में जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। तो मैं कुछ चैप्टर्स डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और कुछ के आपको क्वेश्चन करूंगा। और बहुत से चीजें मैंने आपको करा भी दी हैं। आप जानते हैं हमने माइक्रोब्स कर लिया, हमने इम्यूनिटी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज कर लिया, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये सारे काम हमने कर दिए। सेल बायोलॉजी आप कर चुके हैं, बहुत सारी चीजें हम कर चुके हैं। सो अब बस ये समेटने का काम आ गया है, इसमें लगे रहिए और बहुत आसानी से ये काम हो जाएगा। आई होप दिस इज वेरी वेरी बेनिफिशियल टू यू। थैंक यू। प्ले स्टोर पे जाइए, नीट प्रेप टाइप करिए और नीट प्रेप का ऐप इंस्टॉल कीजिए और आज ही मास्टर क्लास से प्रैक्टिस करना चालू करिए।